नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ जो आपके इंटरव्यू के लिहाज से काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन से हर एक इंटरव्यू में लगभग पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो में बताई जानकारी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे कि एमसीबी क्या है और इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आपको आंसर में ये बताना है कि एमसीबी एक प्रोटेक्शन डिवाइस है जो हमारे सर्किट में लगे उपकरण को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। दोस्तों, एमसीबी की फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है। अब इसी से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एमसीबी और फ्यूज में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले एमसीबी का मतलब समझ लीजिए कि जो हमारा एमसीबी है उसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और जो हमारा फ्यूज होता है इसको हम फ्यूज ही कहते हैं। भले ही इसके टाइप आपको कई तरह के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन काम सबका एक जैसा ही होता है। यहाँ पर जो हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और जो फ्यूज होता है, इन दोनों का काम सेम होता है, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंस और समानताएं पाई जाती है। तो सबसे पहले हम इनके डिफरेंस को जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम इन दोनों के डिफरेंस देखें तो यहाँ पर जो हमारा पहला डिफरेंस वो ये है कि ये जो हमारी एमसीबी है वो हाईली सेंसिटिव होती है और जो हमारा फ्यूज होता है वो नॉन सेंसिटिव होता है। यानी कि ये जो हमारी एमसीबी है वो इस फ्यूज से पहले ही ट्रिप हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप किसी सर्किट में सेम रेटिंग की एमसीबी और सेम रेटिंग का फ्यूज लगाते हो तो सर्किट में कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले हमारी एमसीबी ट्रिप होगी और जो फ्यूज होता है वो कुछ देर बाद में मेल्ट होगा, क्योंकि जो हमारी एमसीबी है ये हाईली सेंसिटिव होती है। उसके बाद सेकंड डिफरेंस ये है कि हमारी एमसीबी है इसको हम रीयूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा फ्यूज होता है अगर इसके कॉन्टेक्ट जल जाते हैं तो इसको बदलना ही पड़ता है, यानी कि हम इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन एमसीबी के अंदर कॉन्टेक्ट जलने की संभावना भी बहुत कम होती है, क्योंकि ये जलने से पहले ही ट्रिप हो जाती है और इसको हम बार बार कई सालों तक यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है वो ये होता है कि जो हमारी एमसीबी है ये कॉस्टली होती है और ये जो हमारा फ्यूज होता है वो एमसीबी के मुकाबले बहुत सस्ता होता है। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि दोनों में समानताएं क्या क्या है तो आपको ये बताना है कि दोनों ही डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यानी कि हमारी जो एमसीबी और फ्यूज है ये हमारे सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में प्रोटेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी दोनों में समानताएं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि आरसीसीबी क्या होती है और हमें अपने घरों के लिए कितने मिली एम्पियर का आरसीसीबी यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आरसीसीबी क्या होता है। तो आपको आंसर में ये बताना है कि आरसीसीबी एक करंट सेंसिंग डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में अर्थ लीकेज होने पर सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देती है। अगर हम आरसीसीबी की फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। तो दोस्तों, ये जो आरसीसीबी है अगर इसके आउटगोइंग टर्मिनल से जो कोई भी लोड कनेक्ट है उसमें से किसी भी टर्मिनल, वायर या लोड पर किसी भी प्रकार का अर्थ फॉल्ट मींस अर्थ लीकेज होता है तो ये ट्रिप हो जाती है। अर्थ लीकेज का मतलब है कि जो फेस वायर है वो किसी ह्यूमन बॉडी या इक्विपमेंट बॉडी से टच हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो करंट है वो ग्राउंड में फ्लो होना शुरू कर देता है। तो उस कंडीशन में ये जो हमारी आरसीसीबी है ये पावर सप्लाई को ब्रेक कर देती है, यानी कि सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा था वो बंद हो जाता है। तो दोस्तों, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारी आरसीसीबी है ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। तो दोस्तों, आपको आंसर मालूम हो गया होगा कि इंटरव्यू में आपको क्या आंसर देना है। आपको आंसर में ये बताना है कि आरसीसीबी एक करंट सेंसिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाती है। इसके बाद आरसीसीबी में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि घरों में हमें कितने मिली एम्पियर का आरसीसीबी यूज करना चाहिए। तो आपको आंसर में ये बताना है कि हमें अपने घरों के लिए 30 मिली एम्पियर का आरसीसीबी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि घरों में हमें सेफ्टी पर्पज के लिए एकदम से कम लीकेज सेंस करने वाली आरसीसीबी चूज करनी पड़ती है। कॉमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्री और हेवी मशीनरी में हम 100 मिली एम्पियर की आरसीसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी 30 मिली एम्पियर की आरसीसीबी होती है वो बहुत ही कम करंट लीकेज पर ट्रिप हो जाती है। यानी कि इंडस्ट्री में जो हमने मोटर लगा रखी है अगर हमने उसमें 30 मिली एम्पियर की आरसीसीबी लगा दी तो वो आरसीसीबी बार बार में ट्रिप करेगी। तो इंडस्ट्री में हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम से हमारे प्रोजेक्ट को बार बार में शट डाउन करना पड़े। तो उस ट्रिपिंग को कम करने के लिए इंडस्ट्री में 100 मिली एम्पियर की आरसीसीबी का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर आप मार्केट में RCCB खरीदने जाओगे तो वहां पर आपको RCCB में ट्रिपिंग करंट रेटिंग केवल 3 टाइप में मिलेगी, 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर क्या होता है और ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो दोस्तों अगर आप किसी मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर ये देना है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है जो AC पावर सप्लाई को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए स्थानांतरित करती है, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज लेवल है उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको आंसर बताया है इसका मतलब समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने कहा कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है। स्टैटिक मशीन का मतलब ये होता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसमें किसी भी प्रकार का मूविंग या रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। जैसा कि आप जानते ही हो कि जो हमारी मोटर होती है उसमें एक रोटर होता है और रोटर है वो मोटर के अंदर रोटेट करता है, यानी कि मोटर के अंदर मूविंग पार्ट होता है, लेकिन जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसमें किसी भी प्रकार का मूविंग वाला पार्ट नहीं होता है। तो जब आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जाए तो वहां पर आपको ट्रांसफार्मर को स्टैटिक मशीन बताना जरूरी होता है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है AC पावर सप्लाई। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो केवल AC सप्लाई पर वर्क करता है, DC पर नहीं करता है। इसलिए जब आप आंसर दे तो यहाँ पर आपको ये कहना है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है जो कि AC पावर सप्लाई पर वर्क करता है। अब इसके बाद ये कहा गया है कि AC पावर सप्लाई को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में हम सप्लाई देते हैं और उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग से पावर सप्लाई लेते हैं। इसके बाद आंसर में ये कहा गया है कि वोल्टेज को आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा किया जाता है। मतलब जिस ट्रांसफार्मर की मदद से हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं और जिस ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को कम करते हैं उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके बाद ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो दोस्तों आपको आंसर में ये बताना है कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सीरीज मोटर के बारे में पूछा गया है कि जो हमारी सीरीज मोटर होती है उसको हम बिना लोड क्यों चालू नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका आंसर देने के लिए आपको केवल ये बताना है कि सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सीरीज मोटर को हमेशा लोड के साथ कनेक्ट करके स्टार्ट किया जाता है। दोस्तों हमारी जो सीरीज मोटर होती है उसका उपयोग हम कौन कौन सी जगह पर करते हैं, तो इसका आंसर ये है कि सीरीज मोटर को हम ट्रेन, एलिवेटर या फिर होइस्ट के लिए करते हैं। इस सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टर का यूज किया जाता है और उस स्टार्टर को हम 2 पॉइंट स्टार्टर कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पावर फैक्टर क्या है। तो दोस्तों पावर फैक्टर की पूरी डिटेल बताने के लिए पूरा 1 घंटा बात की जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। अगर आपको पावर फैक्टर पर डिटेल वीडियो देखना है तो इस चैनल पर मैंने पावर फैक्टर पर सेपरेट वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। अगर आपको एकदम से शॉर्ट और एकदम सरल तरीके से पावर फैक्टर का आंसर बताना है तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। यानी कि पावर सप्लाई में ये जो वोल्टेज और करंट है ये दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन इंडक्टिव लोड में हमारा करंट लेगिंग करने लगता है तो उस कंडीशन में वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म में एक एंगल बनता है और उस एंगल को हम पावर फैक्टर कहते हैं। अब यहाँ पर जो पावर फैक्टर है इसी पावर फैक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और हो सकता है जिसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि पावर फैक्टर को कितने तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा लेगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर। यानी कि पावर फैक्टर को हम 3 कैटेगरी में परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों ये था इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर का वीडियो, जो कि इंटरव्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो में बताई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। आगे भी इलेक्ट्रिकल से जुड़े नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।